everyone. Today we are going to start up with a new chapter of setting up of business entities which is डोमेन कंपनी. डोमेन कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि डोमेन कंपनी क्या होती है ना? बोलो ना. हाँ, ठीक है. तो डोमेन कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि इनएक्टिव होती हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम पीरियड पे काम नहीं कर रही होती. काम नहीं कर रही होती मतलब काम नहीं कर रही होती इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम पीरियड पे वो लोग टेम्परेरली काम कर नहीं रही हैं और स्ट्राइक ऑफ भी नहीं कर रही हैं या डिज़ोल्व भी नहीं कर रही हैं कंपनीज़ को. तो आरओसी उनको क्या करती है, कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा. कुछ कंपनीज़ हमारे यहाँ ऐसी हैं जो एक्टिव हैं और कुछ ऐसी हैं जो इनएक्टिव हैं. तो हम लोगों को ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना. अभी जो कौन सी कंपनी काम कर रही है, कौन सी कंपनी नहीं काम कर रही है. जो कंपनीज़ काम नहीं कर रही हैं उनको एक स्टेटस दिया जाता है डोमेन, और जो कंपनीज़ को ये स्टेटस दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं डोमेन कंपनीज़. So there is a lot to learn about this domain company. Let's deep dive into this chapter and learn more about this. Okay, starting with this introduction. सबसे पहले तो ये 2-3 लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग. The companies may become dormant as against an active company which is carrying on the business. Thus, on the basis of its status, companies may be classified into active, dormant, under liquidation, under process of striking off, strike off, dissolved, amalgamated, etc. अच्छा, ऐसा क्यों कहा कि ये स्टेटस की वजह से हम लोग जानते हैं? अरे हमारे यहाँ कुछ कंपनीज़ हैं ना जो स्ट्राइक ऑफ होने जा रही हैं, डिज़ोल्व होने जा रही हैं, अमालगमेशन हो रहा है. उन पर हम लोग कोई भी मतलब लाइक फर्दर इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ऐसे प्रोसीजर्स नहीं करते हैं. तो उन कंपनीज़ को ऐसे खाली छोड़ देते हैं या कुछ उन सब हम लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके के डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें पता होना चाहिए ना. इसका अमालगमेशन हुआ, अच्छा ये अमालगमेशन होने वाला है इसका, अच्छा ये डिज़ोल्व होने वाली, अच्छा ये स्ट्राइक ऑफ होने वाली, अच्छा ये डोमेंट है. डोमेंट मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वो काम नहीं कर रही है. एक्टिव मतलब ये सारी अभी ऐसी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, है ना. इस चीज़ के उस स्टेटस के बेसिस पे हम उस कंपनीज़ को जज करते हैं. तो स्टेटस लेना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ. इस वजह से द स्टेटस ऑफ द कंपनी सिग्निफाइज द करंट स्टेट ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज़ एक्टिव, ऑपरेटिंग, डोमेंट और इट हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ एंड क्लोज. किस बेसिस पे हम लोग जज करते हैं? उस स्टेटस के बेसिस पे. इस वजह से हमारे यहाँ डोमेंट कंपनीज़ का डोमेंट स्टेटस लेना बहुत ज़रूरी है. समझ आया? ओके, लेट्स गेट इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट वेयर it is written over here. Let's start. It is written over here. Dormant company means a company which is an inactive company in the records of the registrar of the companies and which is not carrying out any business activity and has applied to the registrar of the companies to change its status in the register of the companies maintained by the registrar of the companies from active to dormant. मतलब क्या? इसका मतलब ये है डोमेंट कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि अभी इनएक्टिव हैं. कहाँ पर? इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़. क्यों बताओ? हमारा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ही तो है जो हम लोगों को ये स्टेटस दे रहा है. तो हमारे यहाँ पर आरओसी जो होता है वो हमारे अपने रिकॉर्ड्स में ये दर्ज कर लेता है कि ये कंपनीज़ जो है ये इनएक्टिव हैं, अभी ये काम नहीं कर रही हैं. एंड विच इज़ नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी. अभी फ़िलहाल के लिए ये कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कर रही है. मतलब क्या कि ये इनएक्टिव है मतलब क्या चल नहीं रही हैं, क्या सांस नहीं ले रही हैं? नहीं, अपनी बिजनेस एक्टिविटी काम नहीं कर रही, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हैं. एंड हैज़ अप्लाइड टू द आरओसी टू चेंज इट्स स्टेटस फ्रॉम to change its status from register of the companies maintained by the registrar of the companies from active to dormant. क्यों? आरओसी के पास अभी होगा ना कि ये कंपनीज एक्टिव है, तो वो उस समय क्या करेगी? वो चेंज कर लेगी कि ये एक्टिव नहीं है और इनको स्टेटस दे दिया गया है डोमेंट का. आया समझ में? आई होप सो कि तुम लोग को समझ में आया होगा बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल वर्ड्स. ठीक है. A company may become dormant immediately after its registration or after a few years of its incorporation. ये registration के बाद क्यों? क्या मतलब काम नहीं कर पा रही तो रजिस्टर क्यों कराया था फिर? ऐसा नहीं होता. जब भी कंपनी को ऐसा लगा, मान लो उनको एक प्लॉट में ये कोई लैंड मिल रही थी, वो इस समय कम रेट्स पे थी. ठीक है. उन्होंने क्या किया? कंपनी वहाँ पर खोल ली क्योंकि उनको अभी कम रेट्स में मिल रही थी. आगे जाकर क्या होगा? रेट्स बढ़ जाएंगे ना. तो क्या होगा कि वो अभी लैंड खरीद लिया, कंपनी खोल लिया और उसको अभी वो काम करने की हालत में नहीं थी, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि नहीं हमें खोलना तो है ही,
अभी खोलूँ बाद में खोलूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने अभी खोला और डोरमेंट का स्टेटस ले लिया। तो वो जो कंपनी का लैंड था वो तो कम पैसों में मिला ना, तो जहाँ पर हम लोग को कम पैसों में मिलेगा हम वहाँ जाएंगे ना। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अभी लैंड ले लिया ताकि ये चीज़ आगे जा कर के उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसी वजह से एंड आफ्टर इट्स इन फ्यू ईयर्स ऑफ इट इनकॉर्पोरेशन, मतलब अभी तो इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके कुछ साल बाद क्यों, अभी कुछ सालों तक काम किया उन लोगों ने, उनको लगा यार हम आगे काम कर नहीं पा रहे हैं, मतलब लाइक हमारी हो सकता है कि उनको अपने बेस्ट वर्जन में ना आए हों, या हो सकता है थोड़ा रिवाइव करने के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए हो, यू नो ब्रेक टाइप। तो इसकी वजह से कंपनीज क्या करती हैं, उस टाइम के लिए ब्रेक ले लेती हैं, और उस कंपनी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन भी ले सकती हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद भी ले सकती हैं। आया समझ में? देयर आर मैनी रीजन्स वाई कंपनी चेंजेस स्टेटस फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट. Major reason for such a change is when a company is to start its business activities after a few years of its, owing to a variety of reasons, it may make application to the registrar of the companies to change its status of the company to dormant. Dormant company are also known as inactive company. मतलब क्या आया ना, इतना सिंपल है। देखो एक्टिव वो जो काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं अपना बिजनेस एक्टिविटी रन कर रही हैं, और इनएक्टिव क्या, जो काम नहीं कर रही हैं। तो इनएक्टिव जो होती हैं उनको हम लोगों को अलग से नाम दिया गया है डोरमेंट कंपनीज, ठीक है, वेरी सिंपल। हाँ ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस। आगे आते हैं हम लोग। फॉर द अबव पर्पस इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच, अभी हम लोग को ये तो पता चल गया कि डोरमेंट कंपनी को हम लोग इनएक्टिव कंपनी कहते हैं, ठीक है। डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव कंपनी कहते हैं। अब इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस। पहला तो कोई भी अपना बिजनेस एक्टिविटी या ऑपरेशंस रन नहीं कर रही, हाँ। हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अपना कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ठीक है। Third is, has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. ना ही उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ना ही उन्होंने एनुअल रिटर्न्स अपने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में फ़ाइल किया है। क्या क्या हो गया बताओ? पहला तो हम लोगों का कोई भी बिजनेस एक्टिविटी रन नहीं कर रही। दूसरा क्या, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही लास्ट 2 ईयर्स में, और कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स हमारे यहाँ फाइल नहीं किया है। तो ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स के तो 2 हो गए, कौन कौन से बताओ जल्दी से? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। और पहला क्या हो गया? पहला बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही है ना, सिंपल 3 पॉइंट्स ही हैं। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके आगे डेफिनेशन दी है, डोंट वरी, यही एक ऑपोजिट सा वर्ड लग रहा है, डोंट वरी। आगे एक डेफिनेशन दी है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है। अभी हम लोगों को सिर्फ ये पता करना है कि इनएक्टिव कंपनी क्या होती है। इनएक्टिव कंपनी इज अ कंपनी विच, आगे ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से? बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही, दूसरा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स नहीं कर रही है ना, हैज़ नॉट फाइल्ड, हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और तीसरा क्या है? हैज़ नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो पास्ट 2 फाइनेंशियल के 2 हो गए और एक हो गया इज़ नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और ऑपरेशन, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक का समझ में आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा, है ना, साथ साथ रिविजन ही हो रहा है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जो कि कंपनीज करती हैं, मेड बाय द कंपनीज एक्सेप्ट बिलो ट्रांजैक्शन। मतलब क्या, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? यहाँ पर एक्सेप्ट को मैंने मार्क कराया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि कंपनी करती है इन चारों चीज़ों के अलावा। मतलब ये जो नीचे दिए गए हैं ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, याद रखना, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है? पेमेंट ऑफ फीस बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार। क्या किया कंपनी ने? रजिस्ट्रार को फीस क्यों दिया? अरे आरओसी फीस लेगा ना स्टेटस डालने के लिए। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके लिए फ़ीस लगती है ना, तो भी तो आरओसी फीस लेता है। तो यहाँ पर एक्टिव से डोरमेंट कर रहे हो तो डोरमेंट के लिए फ़ीस नहीं लेगा क्या? वो लेगा। तो पेमेंट ऑफ फीस मेड बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार,
तो कोई भी ऐसी फीस जो कि हम लोगों ने पे किया किसको, रजिस्ट्रार को. सेकेंड इज पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. कोई भी एक्ट के थ्रू या कोई भी लॉ के थ्रू हम लोगों ने कोई भी पेमेंट किया, किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा लीगल ऑफिसर जिसको भी पेमेंट किया एक्ट के थ्रू. एक्ट ने कहा था कि यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, नेम रजिस्टर कराने के लिए, नेम को रिजर्व करने के लिए या कुछ ऐसा, उसके लिए अगर कोई भी पेमेंट किया है तो उसे हम लोग कहते हैं पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, मतलब शेयर्स का अलॉटमेंट करना ऑब्वियसली. पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स मतलब कोई भी ऑफिस या रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन करने के लिए, या जैसे रिकॉर्ड्स करने को मेंटेन करने के लिए मतलब लाइक कोई भी कंप्यूटर लगेगा ना, कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, डाटा फीड करेंगे. तो डाटा फीड करने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा जो डाटा फीड कर रहा होगा, और वो बंदा के फ्री में आए, बंदे को सैलरी देनी पड़ेगी, उस कंप्यूटर को ख़रीद के लाना पड़ेगा, वो नेट से चलेगा, वाईफाई लगवाना पड़ेगा, नेट का खर्चा, और जो भी चीज़ें होती है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग ऑफिस में करते हैं, तो उसके लिए अगर कोई पेमेंट किया है तो ये चारों ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं. ठीक है, इन चारों के अलावा कोई भी चीज़ होगी तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी. तो पहला क्या था, पेमेंट ऑफ फीस बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार. हाँ, पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. आया समझ में? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. डोमेन कंपनी पढ़ा कि डोमेन कंपनी क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी होती है जो कि अपना ट्रांजैक्शन क्या कर, अपना स्टेटस क्या कर लेती है, एक्टिव से डोमेन कर लेती है. क्यों करती है वो, आरओसी कहता है उसको कि टेम्परेरीली जिस पर्पज़ के लिए भी, जितने पीरियड के लिए आप काम नहीं कर रहे हो उस पीरियड के लिए क्या करो, आप अपना स्टेटस चेंज कराओ. हम लोग कहाँ से कराते हैं, आरओसी के थ्रू कराते हैं. फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है. क्यों, क्योंकि डोमेन कंपनी को इनएक्टिव कंपनी कहा जाता है. इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, बिजनेस एक्टिविटी नहीं कैरी आउट कर रही. और दूसरा, हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. थर्ड क्या था, हैज़ नॉट मेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर होंगी तो उन्हें हम लोग इनएक्टिव कंपनी कहेंगे. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है एक्सेप्ट बिलो. क्या एक्सेप्ट बिलो, ये 4 चीज़ें. 4 चीज़ें क्या क्या है, जल्दी जल्दी से बोलो. पहला क्या है, पहला है पेमेंट ऑफ फीस मेड बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार. हाँ, नेक्स्ट इज पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, एंड द फोर्थ इज पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. All the transactions apart from the above mentioned transaction will be considered as significant accounting transactions. If a company has made above mentioned transactions in the last 2 years, then also that company will fall under the definition of inactive company. क्या मतलब है यहाँ पर, इफ़ अ कंपनी हैज़ मेड, देखो ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. ठीक है, यहाँ पर इसी वजह से ये लाइन लिखी गई है, इफ़ अ कंपनी हैज़ मेड अबव मेंशन ट्रांजैक्शन. ऊपर 4 में से कोई भी ट्रांजैक्शन लास्ट 2 ईयर में किया है तो भी वो कंपनी कहाँ फॉलो होगी, इनएक्टिव कंपनी में फॉलो होगी. आया समझ में? आई होप सो यू गेटिंग लिंक्ड, राइट. यू आर ट्राइंग टू लिंक ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन अबव एंड हेयर ऑल्सो. ठीक, जो लिंक्ड है पूरा. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. और उसमें क्या है, ऑब्टेनिंग द डोमेंट स्टेटस. ऑब्टेनिंग द डोमेंट स्टेटस में क्या आया है, अ कंपनी कैन ऑब्टेन द स्टेटस एज डोमेंट कंपनी बाय सुओ मोटो, और आरओसी कैन डिक्लेयर अ कंपनी एज डोमेन. अच्छा, अब डोमेन कंपनी का स्टेटस कौन कौन लेता है, डोमेन कंपनी का स्टेटस कौन लेगा, कंपनी खुद से, सुओ मोटो और आरओसी खुद दे देगा उनको. सुओ मोटो एप्लीकेशन मतलब, सुओ मोटो क्या मतलब होता है, सुओ मोटो मतलब होता है ऑन इट्स ओन. ऑन इट्स ओन का मतलब, ऑन इट्स ओन मतलब खुद से जाकर के हमने क्या किया, हम बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं और हमने जाकर कहा आरओसी से, आरओसी जी सुनिए मेरे कंपनी को क्या करिए, सुओ मोटो हमारे कंपनी को डोमेन कंपनी का स्टेटस दे दीजिए. अच्छा, उन्होंने कहा आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो. हम लोगों ने कहा हाँ ऑब्वियसली.
Suo motu application. The company which meets the above criteria can apply suo motu to ROC for the status of a dormant company in form MSC1 along with such fees as provided in the company's rules 2014 and after complying with the provision of Rule 3 of the company's rules 2014. Suo motu application जो भी कंपनी ऊपर के क्राइटेरिया को फॉलो करती है वो जा कर के खुद से क्या करती है आरओसी को कहती है आरओसी जी मेरा स्टेटस चेंज कर दीजिए और मुझे डोमेन बना दीजिए। आरओसी क्या कहता है, लाओ एप्लीकेशन। वो लेता है और वो चेक करता है सारे पॉइंट्स, हाँ सारे क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं और उसके बाद उसको स्टेटस चेंज करके क्या कर देता है, डोमेन कंपनी। ये तो हो गया, हम खुद से चले गए। दूसरा क्या होता है, डोमेन बाय आरओसी। डोमेन बाय आरओसी मतलब in case of a company which has not filed financial statements or annual returns 2 financial years consecutively, the registrar may issue a notice to such company and enter the name of such company in the register maintained for dormant companies. अच्छा एक बात बताओ, ऊपर ना अभी हम लोगों ने पढ़ा ना वो जो थर्ड पॉइंट था, याद आया, इनएक्टिव कंपनी में थर्ड पॉइंट क्या था, इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी होती है जो कि जिससे क्या पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना ही एनुअल रिटर्न, ये दोनों फाइल नहीं किया है, हाँ राइट। तो यहाँ पर डोमेंट बाय आरओसी का मतलब क्या है, हेंस इट इज़ नॉट, यहाँ पर क्या है कि कंपनी जिसने देखा कि हमारा जो आरओसी है वो देखता है कि कंपनी आरओसी ने क्या किया, कंपनीज़ को देखा कि अरे इन्होंने तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना ही एनुअल रिटर्न फाइल किया है। वो कंपनीज़ को क्या करेगी, एक नोटिस भेजेगी कि आप अपना स्टेटस क्या करो, एक्टिव से डोमेंट स्टेटस चेंज करो। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डोमेंट कंपनीज़ के क्राइटेरियाज को फुलफ़िल कर रहे हो, इसकी वजह से आपको अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा आरओसी कंपनीज़ को कहता है, ठीक है। Hence, it is not always the company which applies for the status of a dormant company. Even the registrar is also empowered to suo motu convert a company into a dormant company. It is not a company. ऐसा हमेशा नहीं होता कि कंपनीज खुद से अप्लाई करती हैं। Even the status of the dormant could be applied by the ROC also. ROC is saying कि आप क्या कर रहे हो, एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं कर रहे हो, देखो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, आप ऐसा करो, आप डोमेंट स्टेटस चेंज कर लो। Then the ROC will initiate the process of striking off the name of the company if the company remains as a dormant company for a period of consecutively 5 years. अच्छा, यहाँ पर क्या है कि कंपनी क्या करती है, डोमेंट स्टेटस। अब एक डोमेंट कंपनी की भी लिमिट होती है ना, आप अपना लिमिट एक्सटेंड नहीं कर सकते। उस लिमिट को क्या, वो लिमिट कितनी है, वो लिमिट है 5 ईयर्स की। अगर लगातार 5 साल तक आप डोमेंट कंपनी बने रहे तो 5 साल के बाद आरओसी आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगी। वो समझ जाएगी कि आपने काम करना ही नहीं है, आप काम करने के लायक ही नहीं हो, तो आप क्या करो, आप बंद करो, ऐसा करो। आप नहीं सोच पाओगे क्योंकि ये पता नहीं ऐसा कौन सा बिजनेस प्लान आप सोच रहे हो जो कि कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है। तो आप ऐसा करो, आप कंपनी बंद करो, आप सिर्फ प्लान डिसाइड करो। जब आपका प्लान हो जाए ना रेडी, तब आप आना, ठीक है। तो तब आप फिर से अप्लाई करना, फिर से खोलना, अभी आप रहने दो। तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी खुद से ये स्ट्राइक ऑफ कर देगा। यहाँ तक का समझ में आया पक्का? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोगों ने ऑब्टेन डोमेंट स्टेटस जो होता है, डोमेंट स्टेटस कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। पहला होता है सुओ मोटो एप्लीकेशन, दूसरा होता है डोमेंट बाय आरओसी। सुओ मोटो एप्लीकेशन मतलब क्या, खुद से गए, खुद से बोला आरओसी को प्लीज़ सर चेंज माई नेम टू डोमेंट, और उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। और नेक्स्ट इज डोमेंट बाय आरओसी, आरओसी ने क्या किया, डोमेंट स्टेटस चेंज कर देना है। क्यों, लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में हम लोगों ने क्या किया, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया, गलती हमारी ना। अब क्या करेगा आरओसी, क्या करेगा, कंपनी से फटाफट फुर्ती से चेंज करो अपना स्टेटस, हाँ। और उसके बाद 5 साल तक अगर कंसेक्यूटिवली हम लोग डोमेंट बने रहे तो वो स्ट्राइक ऑफ भी कर देगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक का आई होप सो समझ में आया होगा। इट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर एंड इट्स वेरी स्कोरिंग टू, सो वी आर रीडिंग इट इन द डेप्थ। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डोमेंट कंपनीज। ये लीगल फ्रेमवर्क फॉर डोमेंट कंपनीज में क्या है, चलो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर डोमेंट कंपनी बाय द एप्लीकेंट।
suo motu change in the status of the company by before the end of 5 consecutive years change in status of company either from dormant to active or dormant to strike off. मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है, अभी तक तो आप कह रहे थे कि, और अभी तो हम आप कह रही थी कि डोमेंट स्टेटस लेना पड़ेगा, अभी यहाँ तो बोल रहा है डोमेंट टू एक्टिव। मतलब आपने या तो फिर डोमेंट कंपनी को खुद से दिया एप्लीकेशन बाय फॉर डोमेंट कंपनी बाय द एप्लीकेंट, सो मोटो चेंज इन द स्टेटस ऑफ द कंपनी बाय। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में हम लोगों ने क्या करना है, तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में 5 साल के बाद, मैंने बोला ना 5 साल के बाद सो मोटो एप्लीकेशन हो चाहे जैसा भी हो, आपने आरओसी नहीं किया हो, आप 5 साल के बाद डोमेंट नहीं बचोगे। डोमेंट एक टेम्परेरी पर्पस के लिए दिया है यहाँ पर, और 5 साल के बाद वो खुद से ही स्ट्राइक ऑफ कर देगा। वो समझ जाएगा कि आपको काम वाम नहीं करना है, तो वो खुद से क्या करेगा, आपकी कंपनी को डिसॉल्व कर देगा, वो बंद कर देगा। आया समझ में? Section 455 of the Companies Act 2013, read with the Companies Rules 2014, lays down the law for a company which wishes to acquire status of dormant company. Maximum period for which the company can be in the dormant status is 5 consecutive years. What is the maximum status? What is the maximum year? How long it will be? It will be for 5 consecutive years. Consecutive in the sense लगातार 5 साल के लिए आप रह सकते हो, और उसके बाद से वो क्या करेगा, कंपनी कैन नॉट बी इन द डोमेंट स्टेटस फॉर मोर देन 5 years. बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years एज अ डोमेंट स्टेटस, सच कंपनी हैज़ टू अप्लाई फॉर एक्टिवेशन और स्ट्राइक ऑफ। या तो कंपनी को बोलना होगा कि मुझे एक्टिवेट करो, या तो कंपनी को कहना होगा स्ट्राइक ऑफ करो। कंपनी रिवाइव कर चुकी है, अब कंपनी को बहुत सारा टाइम मिल गया। 5 साल बहुत होता है यार, 5 साल तक सोच लिया आपने, प्लान बना लिया होगा, तो अभी क्या करो, आप या तो एक्टिवेट करो या तो फिर उसको बंद करो। Where a company fails to comply with the requirements of Section 455 of the Companies Act 2013, read with the Companies Rules 2014, the registrar can strike off the name of the dormant from the register of dormant companies. ठीक है, आया समझ में? जहाँ पर सेक्शन 455 रूल्स फेल्स टू कंप्लाई, द रजिस्ट्रार कैन स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ अ डोमेन कंपनी। स्ट्राइक ऑफ कर देगी कंपनी का नाम, और कंपनी से कहेगी आप ऐसा करो, बंद करो, घर जाओ। ठीक, ओके। नाउ यहाँ तक का तो मुझे लगता है कि तुम लोग को समझ में आएगा। इट्स वेरी नाउ, अभी तक तो स्मूथ चल रहा है, और आगे भी थोड़ा सा स्मूदी चैप्टर्स है। ओके, let's get into the procedure to obtain the status of a dormant company. क्या? हाँ, तो प्रोसीजर वो होता है, like the act read with the rules stipulates the following procedure to be followed by the company for obtaining the status as a dormant company. एक्ट ने क्या किया है, हम लोगों को एक प्रोसीजर बताया है जिस तरीके से हम लोग फॉलो करके हम लोग डोमेन कंपनी बन सकते हैं। अच्छा, पहला क्या है पॉइंट, The company shall call a board meeting to fix the day, date, time and venue for the general meeting of the members of the company to pass the resolution for making application to the ROC to obtain the status of a dormant company. सबसे पहला काम क्या करेगी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछेगी, बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, बोर्ड मीटिंग में फिक्स करेगी डेट टाइम वेन्यू जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग में क्या करेंगे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी आएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, ताकि क्यों ताकि वो एप्लीकेशन आरओसी को दे पाएँ। एप्लीकेशन आरओसी तक जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। शेयर होल्डर्स जब हाँ कहेंगे तभी हम लोग आरओसी को देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग हम लोग फिक्स करेंगे डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर द जनरल मीटिंग बुलाएंगे। उसमें हम लोग एप्लीकेशन देना है आरओसी को, इस चीज़ की सहमति लेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे। पहला ये हो गया। सेकेंड इज द कंपनी शैल ऑब्टेन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. The statement of affairs shall give the financial position of the company at the time of passing resolution in the shareholders meeting. And कंपनी क्या करेगी, ऑब्टेन करेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ताकि उससे क्या पता चले शेयर होल्डर्स को,
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी की, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जिसकी वजह से वो लोग या तो फिर डोमेन का स्टेटस ले रहे हैं, इसी वजह से लेना पड़ता है ना कि कंपनी की हो सकता है हालत ना हो यार, चल नहीं पा रही है बेचारी, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही हैं सही से, तो उसकी वजह से हम लोग डोमेन का स्टेटस ले रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेंगे ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी से। यहाँ पर मेन फोकस होना चाहिए हमारा कि प्रोसीजर क्या है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ इट, वैसे तो डायरेक्ट बनता नहीं है लेकिन फिर भी इट इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ द डोमेन कंपनी। तो पहला क्या था, हम लोगों ने क्या किया, पहला हम लोगों ने क्या किया था, बोर्ड मीटिंग किया था। बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने डेट टाइम वेन्यू ये फिक्स किया था, किसके लिए, जनरल मीटिंग के लिए। जनरल मीटिंग में हम लोगों ने क्या किया था, टू पास द रेजोल्यूशन फॉर सेंडिंग द एप्लीकेशन टू द ROC, राइट। और सेकंड क्या था हम लोगों ना, सेकेंड हम लोग का ये था कि हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेना था, किससे, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनीज, ताकि हम लोग को क्या पता चले, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, हम लोगों को नहीं ऑब्वियसली, और कंपनी के शेयर होल्डर्स को। द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग एट द अपॉइंटेड टाइम, प्लेस, डेट एज पर द notice called the said meeting. The notice shall propose the resolution as a special resolution. कंपनी क्या करेगी, जिस टाइम पर फिक्स किया था उस टाइम पर जनरल मीटिंग होल्ड करेगी, और जनरल मीटिंग होल्ड करने के बाद वहाँ एट द अपॉइंटेड टाइम, प्लेस एंड डेट वहाँ पर क्या करेगी, कंपनी पास करेगी SR, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। द कंपनी शैल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डोमेन कंपनी एंड ऑथराइजिंग द डायरेक्टर टू मेक द एप्लीकेशन टू द ROC और आफ्टर इशूइंग अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फॉर दिस पर्पस एंड ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर्स। मतलब क्या, यहाँ पर कंपनी पास करेगी SR में क्या होता है, SR में पास करेगी, SR रेजोल्यूशन होता है, और वो पास करने के बाद ऑब्टेन करेगी स्टेटस ऑफ अ डोमेन कंपनी, और डायरेक्टर्स को अपॉइंट ऑथराइज करेगी ताकि वो एप्लीकेशन दे पाएँ ROC को, और आफ्टर इशूइंग अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स फॉर दिस पर्पस। और कम से कम इस चीज़ के लिए कितने शेयर होल्डर्स की हम लोगों को कंसेंट की ज़रूरत है, 3/4 शेयर होल्डर्स की। ऑब्वियसली SR में इतना ही तो होता है, 75% ना, तो फिर वेल आया समझ में, पक्का। नेक्स्ट इज, आफ्टर पासिंग द SR द कंपनी शैल फाइल E-Form MGT-14 विद ROC फॉर फाइलिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। हम लोगों को हमेशा क्या करना है कि ये फॉर्म्स वगैरह याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों को ये फॉर्म्स दे दें और इसका पर्पस पूछें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि फॉर्म का नाम दे देते हैं, फॉर्म नंबर दिस, और आई थिंक 21 में आया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फॉर्म नंबर और उस चीज़ का पर्पस क्या है। तो यहाँ पर आफ्टर पासिंग द SR कंपनी क्या करेगी, MGT-14 फाइल करेगी, किसके थ्रू, ROC के पास, ताकि वो SR पास कर, फॉर फाइलिंग SR, ठीक है, फॉर फाइलिंग द SR। After filing of form MGT-14, the company shall file form MCS-1 with the ROC along with the copy of SR, the copy of a statement of affairs, declaration by the directors and other necessary documents. On being satisfied with the merits of the application, the ROC shall issue certificates in form MSC-2 on confirming the application. सबसे पहले तो इस पूरे प्रोसीजर में कितने फॉर्म्स आए हैं ज़रा ये बताना। सबसे पहला आया था E-Form MGT-14, जो कि हम लोगों ने ROC के पास फाइल किया था फॉर फाइलिंग द SR। नेक्स्ट इज, हम लोगों ने MGT-14 के बाद MCS-1 फाइल किया, कहाँ पर, कंपनी ने फाइल किया ROC के पास, जहाँ पर SR की कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स और जितने भी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हो गया, देन ROC ने एक सर्टिफिकेट इशू किया फॉर्म MSC-2 पे, ताकि क्या करने के लिए, ताकि एप्लीकेशन क्या हो गई, कंफर्म हो गई है। पहले कंपनी ने उसके पास फाइल किया, ROC के पास, फिर ROC ने एक सर्टिफिकेट इशू किया, किस फॉर्म में, MSC-2 में। समझ आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि कंपनी ने पहले क्या किया, पहले कंपनी ने फाइल किया ROC के पास कि हमें MCS-1 के थ्रू क्या करना है, ROC के पास फाइल कर दिया कि हम लोगों को SR की कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट।
फिर जब वो सेटिस्फाइड हो गया तब ROC ने MSc 2 पे क्या किया, कंफर्म किया एप्लीकेशन, ठीक है। वो ऊपर MCS 1 है, नीचे MSc 2 है, आता है समझ में, मिसलेनियस 2, आई थिंक समझ में आया होगा। Now, let's move on further. We are going to study about prerequisite for obtaining the status of a dormant company. ये prerequisites क्या होता है? Conditions. What are the conditions which are necessary for obtaining the status of a dormant company? क्या है इसमें पढ़ते हैं चलो. The registrar shall not grant the status of a dormant company if registrar status dormant company को dormant का नहीं देगा अगर if any inspection, inquiry or investigation has been ordered or taken up or carried out against the company. कोई investigation चल रही है, inspection चल रही है या inquiry चल रही है किसी कंपनी के खिलाफ, या ऑर्डर किया गया है कि या चलने वाली है, या ऑर्डर किया गया है कि अभी होगी, तो उस कंपनी को डोमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, डोमेंट कंपनी मतलब इनएक्टिव, मतलब उसके ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और यहाँ पर क्या है, डोमेंट कंपनी को स्टेटस तभी मिलेगा अगर ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, तब तक के लिए सारी प्रोसीडिंग्स हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए स्टॉपेज लग जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनी इंस्पेक्शन, अगर कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रही है या होने वाली है तो उस कंपनी को हम लोग डोमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देंगे। एनी प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर एनी लॉ, कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है या पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी अंडर एनी लॉ, कोई प्रोसिक्यूशन में केस चल रहा है या केस पेंडिंग है, तो फिर उसके खिलाफ कोई भी डोमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। There are public deposits which are outstanding or the company is in default in payment thereof or interest thereon. पब्लिक का डिपॉजिट था, उसमें इंटरेस्ट नहीं पे किया, या कोई पेमेंट ले लिया था, वो पेमेंट नहीं पे किया, या किसी चीज़ का पेमेंट करना था तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया। ये क्या है, ये कंडीशंस हैं। अगर ये ऐसी चीज़ें होंगी तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को डोमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी केस या इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है कुछ। तो जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तब आपको भले मिल जाए, लेकिन अभी इन सब में नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी टाइप ऑफ इंस्पेक्शन हैज़ बीन ऑर्डर्ड और टेकन अप और कैरीड आउट अगेंस्ट द कंपनी, इसमें नहीं मिलेगा। The prosecution has been initiated and pending against the company under any law. There are public deposits which are outstanding or the company is in default in payment thereof or the interest thereon. Yeah, there are outstanding loans whether unsecured or secured. या किसी का लोन्स लिया है कंपनी ने, अभी लोन्स पेमेंट करना बाकी है ना, तो कैसे, कंपनी अगर डोरमेंट हो जाएगी तो इनएक्टिव हो जाएगी, फिर उस लोन का क्या होगा। इस वजह से उस लोन का पेमेंट करने के लिए भी अभी अगर कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर हो, दोनों ही केसेस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डोमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। द कंपनी इज़ नॉट हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग लोन, कंपनी का कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है, वेदर secured and unsecured, but if company has any outstanding unsecured loan, then the company may apply for the status of dormant only after obtaining the NOC from the lender. Such NOC required to be attached in the form which is required to be filled by the ROC. अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर तो दिया हुआ है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग लोन दिया है, चल रहा है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोगों को वो नहीं हो पाएगा, मतलब हम लोग को डोमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। नीचे क्या दिया हुआ है, कंपनी इज़ नॉट हैविंग द एनी आउटस्टैंडिंग लोन। चलो कंपनी का मान लिया आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर हो। अगर वो अनसिक्योर है, लोन जो है वो अनसिक्योर है, देन क्या होगा, कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा स्टेटस ऑफ डोरमेंट। वो कंपनी क्या है, डोरमेंट का स्टेटस तभी अप्लाई कर पाएगी जब वो लेंडर को, जिसने उसने दिया है लोन, तो वो NOC देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब क्या है, वो कहेगा ना कि हाँ हमको ये वापस मिल गया है, तो पैसे मिल गए हैं, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक इशू करके वो उसको देगा कि हाँ हमको कोई भी इससे आपत्ति नहीं है कि कंपनी डोरमेंट होने जा रही है। कंपनी अगर डोरमेंट हो जाएगी तो उसको भी बताएगी ना कि लोन का पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो कंपनी को लोन का पैसा वापस नहीं मिलेगा, और कंपनी को लोन का पैसा तभी वापस मिलेगा जब हम लोगों का क्या होगा, लोन क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो लोन का पैसा वापस हो गया, ये कब पता चलेगा हम लोग को, उस NOC से।
ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी. A certificate in this regard required to taken from the management. Such certificate required to be attached in the form which is required to be filed with the ROC. अच्छा, कोई भी मैनेजमेंट या ओनरशिप में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है. इस सर्टिफिकेट को इज रिक्वायर इन दिस रिगार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम द मैनेजमेंट. सर्च सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड इन द फॉर्म विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द ROC. हम लोगों को ये मैनेजमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें वो ये बताएंगे कि हमारे मैनेजमेंट और ओनरशिप में कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं चल रहे हैं या कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है. हम लोग अपनी आपसी सहमति से हम लोग कंपनी को डोमिनेट कर रहे हैं. तो ये सर्टिफिकेट हम लोगों को कौन इशू करके देगा? ये हम लोगों को सर्टिफिकेट देगा मैनेजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ड्यूटीज, ड्यूज पेएबल. अभी कोई भी टैक्सेस पे करना बाकी है, कोई ड्यू है, कोई ड्यूटीज़ हैं पे करना है, तो उस टाइम पर भी हम लोगों को स्टेटस नहीं मिलेगा डोमेन का. देयर इज़ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इट्स वर्कमैन ड्यूज़. वर्कमैन ड्यूज़ को भी हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, अभी पेमेंट नहीं किया है. एंड द कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी. द कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी. जो ये सारी क्राइटेरियाज अभी तक नहीं है, अभी तक जिन कंपनीज़ में भी ऐसा ऐसा हो रहा होगा उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ डोमेन कंपनी का स्टेटस नहीं देगा. हम फिर से आगे पढ़ेंगे और हम फिर से पूरा से पढ़ेंगे. हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्री रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डोमेन कंपनी. और सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंस्पेक्शन चल रही है या फिर कोई इंक्वायरी चल रही है. एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी. दे आर पब्लिक डिपॉजिट्स. अगर वो लोन्स क्या होने चाहिए? ना ही सिक्योर्ड ना ही अनसिक्योर्ड. अगर अनसिक्योर्ड वाला है तो अनसिक्योर्ड वाले में क्या लेना पड़ेगा? NOC लेनी पड़ेगी लेंडर से. और नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी. या कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ड्यूटीज़ पेएबल नहीं है. या देयर आर नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इट्स वर्कमैन ड्यूज एंड द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी. सो ये क्या थे? ये प्री रिक्विजिट थे. किस चीज़ के लिए? डोमेन कंपनी का स्टेटस लेने के लिए. ओके, यहाँ तक का समझ में आया सबको? आई होप सो सबको समझ में आया. आगे हम लोग पढ़ते हैं. अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अब बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड टू अ डोमेन कंपनी. बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस कौन कौन से ऐसे हैं जो डोमेन कंपनीज़ को प्रोवाइड करे जाते हैं? क्या बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड करे जाते हैं? ऑब्वियसली. अच्छा ये बताओ, डोमेन कंपनी अभी इनएक्टिव चल रही है तो वो क्या मतलब लाइक उसको कुछ एग्जेम्पशंस, कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं जो प्रोवाइड करने चाहिए या करे जाते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. बाय ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डोमेन कंपनी द कंपनी एंजॉयज द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस. पहला क्या है? डोमेन कंपनी शैल होल्ड ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर विद अ गैप ऑफ 90 days इन बिटवीन द 2 कंपनी. आया समझ में? मतलब लाइक 2 बोर्ड मीटिंग्स वो इशू कर सकता है 90 days के गैप में, और 2 बोर्ड मीटिंग्स के बाद वो लोग क्या कर सकते हैं? अपना ये बंद कर सकते हैं. लाइक 2 बोर्ड मीटिंग्स ऐसे 4 बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड होती हैं, लेकिन हम लोग 2 बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड करेंगे, वो भी 90 days इन बिटवीन द 2 मीटिंग्स. ठीक है. इन बिटवीन द 2 कंपनी लिखा है यहाँ पर, इन बिटवीन द 2 मीटिंग्स होगा. ठीक है. यहाँ पर सेकेंड इज डोमेन कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डोमेन कंपनी क्या है? डोमेन कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने कैश फ्लो को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए. क्यों ज़रूरी नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाओ. इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अरे भाई, जब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी बिजनेस एक्टिविटी टर्न आउट हो ही नहीं रही है, तो क्या है का कैश फ्लो? ना कैश का इनफ्लो ना कैश का आउटफ्लो, तो कैश फ्लोज का दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता. समझ आया? पक्का. Third is the provision of rotation of auditors is not applicable in the case of डोमेन कंपनी. अभी जब डोमेन कंपनी इनएक्टिव है तो अभी कुछ तो हो नहीं रहा होगा, ऑडिट तो हो नहीं रहा होगा, तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स वगैरह जो वो वाला जो केस है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा. Domain companies enjoy the advantages of lower statutory compliance cost, as there are few statutory compliances applicable to domain company as compared to active company. Domain company क्या करती है? एडवांटेज लेती है lower statutory compliance cost का, as there are few statutory compliances. मतलब एक्टिव कंपनी के ऊपर ज़्यादा कंप्लायंसेस लगते हैं और इनएक्टिव कंपनी के ऊपर कम लगते हैं. तो डोमेन कंपनी को इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है कि उनके ऊपर जो कंप्लायंसेस कॉस्ट आ रही है वो कम आएगी. क्यों? क्योंकि कंप्लायंसेस कम लगे ना, तो कंप्लायंसेस कॉस्ट भी कम आएगी. इस वजह से यहाँ पर उनको बेनिफिट मिलता है.
Next is dormant status is an advantage to the promoters who want to hold an intellectual property of an asset under the corporate shield for its usage at a later stage. Dormant status is an advantageous to the promoters who want to hold an intellectual property or an asset under the corporate shield for its usage at a later stage. मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना लैंड वाला, या कोई भी ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया है हम लोगों ने जिसको क्या आएगा, जो फ्यूचर स्टेज पे काम आएगा. तो लैंड वाला एग्जांपल क्या था, हमने अभी ले लिया कम रेट्स पे, आगे जाकर महंगा होगा ना तो वो हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी. तो इसी वजह से हम लोगों को क्या है कि ये दिक्कत ना आए, इसकी वजह से डोमेंट स्टेटस डोमेंट का स्टेटस जो है वो अभी ले लिया जाता है. तो ये एडवांटेज मिल जाता है किसको, प्रमोटर्स को, ताकि वो लोग क्या कर पाए, होल्ड कर पाएँ किसी चीज़ को. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपनीज कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. क्यों 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स? क्यों? क्योंकि 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बाद तो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है. कंपनी या तो खुद से कर देती है या तो फिर आरओसी उसको करा देता है. नेक्स्ट इज थोड़े से रिव्यू क्वेश्चंस दिए हैं, वैसे तो हमारे कोई काम के नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों का थ्योरेटिकल पेपर होता है ना. अभी तक का आई होप सो सब कुछ समझ में आया होगा. आई एम रनिंग वेरी वेरी स्लो बिकॉज इसमें 2 ही 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं. दिस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट चैप्टर. एंड ना लेट्स head into compliance requirements by the dormant company. The registrar maintains the register of the dormant companies. A dormant company shall have such minimum number of directors. A dormant company shall have a minimum number of 3 directors in case of a public company, 2 directors in case of a private company, 1 director in case of a 1-person company. अच्छा, compliance requirement by dormant company. Compliance requirement क्या होता है? कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं. नो मैटर व्हाट कंपनी है तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा. इनएक्टिव हो, एक्टिव हो, कुछ भी हो, आपको ये फुलफिल करना ही पड़ेगा. तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो डोमेन कंपनी के नेसेसरी हैं कि आपको उनको फिल करना ही पड़ेगा. तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है, उनको एक मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे. पहला क्या है, पब्लिक में कितने, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, सबको आता होगा. पब्लिक में कितने, 3 डायरेक्टर्स. प्राइवेट में कितने, 2 डायरेक्टर्स. ओपीसी में कितने, 1 डायरेक्टर. आगे, इन ऑर्डर टू रिटेन द स्टेटस ऑफ अ डोमेन कंपनी सच अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी इन द फॉर्म MSC3 annually inter alia indicating financial position duly audited by the chartered accountant in practice along with such annual fee as provided in the company's rules 2014 within a period of 30 days from the end of financial year. इसका मतलब क्या है कि डोमेन कंपनी का स्टेटस रिटेन करने के लिए कंपनी को एक फ़ाइल करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी. किस में फ़ाइल करते हैं हम लोग, MSC3 में फ़ाइल करते हैं हम लोग. MSC3 मतलब क्या, MSC3 मिसलेनियस 3. और यहाँ पर हम लोगों को रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी फाइल करना पड़ता है एनुअली. इंटर आलिया इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. कौन फाइल करता है, CA इन प्रैक्टिस. विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 30 दिन के अंदर उसके यहाँ पर रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी जाएगा. आए समझ में. पहला रिक्वायरमेंट क्या था, डायरेक्टर वाला. कितना, 1 2 3 1 पर्सन. पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी वाले डायरेक्टर्स, और फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी वाले डायरेक्टर्स. पब्लिक कंपनी में कितने, 3 डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1-person कंपनी. और नेक्स्ट है हमारा कि CA इन प्रैक्टिस को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी विद इन 30 days ऑफ द एंड ऑफ द ईच ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये फाइल करना पड़ेगा. Now, the next point is a dormant company need not enclose the cash flow statements in its annual account. ये पॉइंट हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले. हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एनुअल अकाउंट में दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कैश फ्लो हो ही नहीं रहा है, कैश का ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, तो हम लोग को क्या दिखाने की ज़रूरत है, नो. ओके. The dormant company is required to convene at least 1 meeting of the board of directors has been conducted in each half of the calendar year and the gap between the 2 meetings is not less than 90 days. 2 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 90 डेज़ का. ये हम प्रोविजन पढ़ चुके हैं. The provisions of the act is in relation to the rotation of auditors are also not applicable to whom?
to dormant companies. Dormant companies को क्या rotation of auditors follow करने की ज़रूरत है? नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं. Company shall continue to file the return or return of allotment and change in the directors in the manner and within the time specified in the act whenever the company allots any security to any person or there is a change in the directors of the company. कंपनी का मतलब क्या है यहाँ पर क्या कह रही है कंपनी कह रही है कि कंपनी को फाइल करने की ज़रूरत है रिटर्न और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अगर हम लोग कोई सिक्योरिटी किसी पर्सन को अलॉट करते हैं या हम लोगों के घर पे मतलब हम लोग की कंपनी में कोई डायरेक्टर्स चेंज होते हैं तो हम लोगों को ऐसे इन दोनों केसेस में रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बाय डोमेन कंपनी. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डोमेन कंपनी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. पहला क्या था? 1 2 3 डायरेक्टर्स, हाँ, पब्लिक, प्राइवेट एंड OPC. इन तीनों में डायरेक्टर्स के कितने कितने लगेंगे. फिर नेक्स्ट था हम लोगों का CA इन प्रैक्टिस को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. थर्ड क्या था? नेक्स्ट है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर डोमेन कंपनी को नीड नॉट इंक्लोज द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन इट्स एनुअल अकाउंट्स, हाँ, इज रिक्वायर्ड टू कन्वीन द बोर्ड मीटिंग, वन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन दोनों में गैप होना चाहिए 90 days का. फिर नेक्स्ट था रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नहीं अप्लाई होगा. और नेक्स्ट था रिटर्न या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, दोनों को फाइल करना पड़ेगा. कब? जब हम लोगों का डायरेक्टर्स क्या होंगे, हम लोगों के डायरेक्टर्स क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे, या हम लोग किसी सिक्योरिटी को अलॉट कर रहे होंगे किसी पर्सन को. तो इन दोनों केसेस में हम लोगों को रिटर्न्स या रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा. आया समझ में? ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, we are going to move ahead with legal framework dealing with the provision of seeking the status of active company from dormant company. अच्छा, स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोमेन. अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने डोमेन कंपनी का स्टेटस कैसे लेना है. अगर कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी को स्टेटस लेना पड़ेगा डोमेन कंपनी का. कौन देगा? ROC देगा. दो तरीके से होता है, सुओ मोटो या बाय द ROC. सुओ मोटो ऑन इट्स ओन, बाय ROC भी कह सकता है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. चलो, एक्टिव से डोमेन तो हो गए, अब क्या हमेशा डोमेन बने रहोगे? नहीं, कभी काम भी तो करोगे ना. अभी अगर मेरा मन आया कि मैंने 5 साल के लिए लिया था, 3 साल बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब हम काम करने के केपेबल हैं और अभी हम लोगों ने क्या करना है? स्टेटस चेंज करना है. उस चीज़ का फ्रेमवर्क क्या होगा, उस चीज़ के प्रोसीजर्स क्या होंगे, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. आई होप यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स क्लियर. क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उन सब में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने एक्टिव से डोमेन जाना है तो क्या होगा, और डोमेन कंपनी के क्या कौन कौन सी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी. ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फ्रेमवर्क डीलिंग विद द प्रोविजंस. ओके, Section 455 of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies Rule 2014 lays down the provisions for seeking the status of active from dormant. डोमेंट से एक्टिव आने के लिए सेक्शन 455 ने कुछ रूल्स बनाए हैं विद रूल 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ये हमारे प्रोविजंस को बताता है. ठीक है, An application for obtaining the status of an active from dormant is required to be made before the end of 5 consecutive years from the date of becoming a dormant. डोमेंट कंपनी बनने के 5 साल बाद डोमेंट कंपनी हट जाएगी. तो डोमेंट कंपनी के 5 साल तक, 5 साल बाद हम लोग एक्टिव बनने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी. किसको? ROC को. ऑब्वियसली ROC को एप्लीकेशन देनी होगी कि हमें फिर से डोमेंट से एक्टिव बना दो. In case the application for obtaining the status of an active from dormant is not made before the end of 5 consecutive years from the date of becoming a dormant company, the name of the company is struck off from the register of the companies maintained by registrar of the companies. अगर हम लोगों ने 5 साल बाद अगर हम लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी खुद से कि हमारा जो डोमेंट का था उसे एक्टिव बना दिया जाए, तो वो डोमेंट से क्या हो जाएगी? स्ट्रक ऑफ हो जाएगी. स्ट्रक ऑफ इन द सेंस स्ट्राइक ऑफ. ठीक है. Moreover, if any company has contravened any of the conditions mentioned in the grounds of application for obtaining the status of dormant company, such company should within 7 days of such contravention file an application for obtaining the status of an active company. म्हणजे काय? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
अगर कोई कंपनी है जिसने कोई भी कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन किया है, अगर एप्लीकेशन उसको देनी है फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोमेन, वो कंपनी को विद इन 7 days अपने कॉन्ट्रावेंशन के अब एप्लीकेशन एक देनी होगी किसको, आरओसी को, कि उसे एक्टिव बना दिया जाए। ठीक है, अगर 5 साल ख़त्म हो गए, आपने क्या किया, एप्लीकेशन नहीं दी, तो विद इन 7 days, 5 साल के ख़त्म होने के बाद विद इन 7 days अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी तो आगे क्या होगा वो बताएंगे, लेकिन विद इन 7 days आपको देना है। मतलब लाइक 5 साल ख़त्म हुए, विद इन 7 days आपको ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। The registrar can take action to remove the company from the list of dormant companies after carrying out an inquiry and after giving a notice and giving a reasonable opportunity of being heard, and if it finds out that the company has contravened the conditions for granting the dormant status। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉन्ट्रावीन करे गए हैं, तो डोमेन के बाद आपने एक्टिव लेने की खुद से कोशिश नहीं करी है, खुद से एप्लीकेशन नहीं दी है, तो वो एक इंक्वायरी बिठा लेगा और आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस और आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम आपको सुनवाई का मौका देंगे, मतलब हम आपको कुछ कहने का भी मौका देंगे, हम आपकी भी सुनेंगे, आपने क्यों नहीं दिया, आप ऐसा बताओगे ना। तो उसको भी करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर उसको लगता है तो फिर वो क्या करेगा, वो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देखकर अपना जो लिस्ट कंपनी जो डोमेन स्टेटस में से कंपनी का नाम है वो हटा देगा। आया समझ में, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव फ्रॉम डोमेन। The dormant company shall follow the below procedure for obtaining the status of an active company on its own। अच्छा, dormant company को नीचे below procedures जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे for obtaining the status of an active company। खुद से अगर लेना है तो an application for obtaining the status of an active company is required to be made in the form of MSC4 along with the fees as provided in the company's rules 2014, which should be accompanied by a return in form MSC3 in respect of the financial year in which the application for obtaining the status of an active company is being filed। मतलब क्या, हम लोगों को एक एक्टिव कंपनी अगर बनना है तो हम लोगों को एक फॉर्म फिलअप करना होगा MSC4, साथ में उसके फीस लगेगी, किस कहाँ सबमिट करना है, आरओसी के पास। उसके साथ ही हम लोगों को जिस साल, जैसे हम लोगों को इस साल पर हम लोगों को एक्टिव बनना है तो इस साल का रिटर्न भी फाइल करेंगे, और वो फाइल कहाँ करेंगे, वो फाइल करेंगे फॉर्म नंबर MSC3 पे। ठीक है, फॉर्म नंबर MSC3 के साथ MSC4 के एप्लीकेशन के साथ हम लोग उसको कहाँ सबमिट कर देंगे, रजिस्ट्रार और ऑफिस पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ओके, Registrar, after considering the application filed for obtaining the status of an active from dormant, shall issue a certificate in form MSC5 allowing the status of an active to the applicant। Registrar क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा, फिर फाइल करेगा ताकि एप्लीकेंट को क्या मिल जाए, एक्टिव फ्रॉम डोमेन। शैल इशू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म MSC5। MSC5 में हमको रजिस्ट्रार क्या इशू करके देगा, एक्टिव से डोमेन बना करके हम लोगों को वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यहाँ पर ना काफ़ी सारे ऐसे फॉर्म्स दिए गए हैं, तो हो सकता है आप बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लाइक MSC4 किसका था, MSC3 किसका था, MSC5 किसका था। डोंट वरी, वील टेक अ नोट कि MSC3 किसका था, 1 2 3 4 ऐसे हम लोग नोट बना लेंगे ताकि हम लोग को ईजी रहेगा आगे पढ़ने में। The registrar of the company shall in following cases change the status of the dormant to active company। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन केसेस में डोमेन कंपनी का स्टेटस चेंज करके एक्टिव कंपनी कर देगा। वेयर अ डोमेन कंपनी डज और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट mentioned in the grounds in the application made for obtaining the status of a dormant, and such act or omission affects its status of dormant company, the directors of such a company are required to file an application within 7 days from such event for obtaining the status of an active company। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये होता है, हम लोगों ने ना ऊपर एप्लीकेशन में पढ़ा था कि ये चीज़ें अगर करेगा तो उसको डोमेन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पर यही चीज़ें बताई गई थी। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया है जो डोमेन कंपनी का फुलफ़िल हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो डोमेन कंपनी का फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर क्या करेगा, वो एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा। वो वापस से आप एक्टिव हो जाओगे, आप डोमेन कंपनी का स्टेटस नहीं फुलफ़िल कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है।
तो यहाँ पर जब भी ऐसा कोई चीज़ करेगा, डोमेन कंपनी डज और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट, कोई काम करता है या उसके एक्ट के थ्रू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, अगर कोई कंपनी है, उसने क्या किया है कि वो एक्टिव से डोमेन बनना चाहती है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो एक्टिव से डोमेन बनने के लिए उसको डोमेन के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे, लेकिन वो डोमेन के नहीं फुलफिल करके वो एक्टिव के फुलफिल कर रही है। डोमेन के कुछ क्राइटेरियाज हम लोगों ने पहले पढ़े थे ना, वो चीज़ नहीं फुलफिल कर रही है, तो अभी क्या करेगा, जो एप्लीकेशन है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या किया है, फ्रॉम एक्टिव टू डोमेन बन गए हो। अब आपको डोमेन से फिर एक्टिव बना दिया जाएगा। इसके लिए डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स ऑफ सच अ कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन विद इन 7 days फ्रॉम सच इवेंट। जब से आपने ऐसा कोई भी काम किया जो डोमेन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डायरेक्टर्स को, ROC को, कि हमको दोबारा से एक्टिव कर दो, तो वो दोबारा से एक्टिव कंपनी हो जाएगी। एंड अनदर पॉइंट क्या कहता है, वेयर द रजिस्ट्रार हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एनी कंपनी रजिस्टर्ड एज डोमेन कंपनी अंडर her jurisdiction has been functioning in any manner directly or indirectly affecting the status of a domain company. Registrar can initiate the proceedings for inquiry under section 206 of the Companies Act 2013, and if after giving a reasonable opportunity of being heard to the company in this regard it is found that the company has actually been functioning, the registrar can remove the name of such company from the register of domain companies and treat it as an active company। मतलब क्या, मतलब ये कि कोई भी जैसे कोई कंपनी है, क्या करना है, कंपनी जो है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं कर रही है, वो इनएक्टिव कंपनी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने क्या कर रखा है, अपना फैक्ट्री खोल के काम वाम शुरू है, वहाँ पर उन्होंने डोमेन का स्टेटस लिया है, लेकिन वो वहाँ पर काम वाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, अगर रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार को ऐसा रीजनेबल कॉज लगता है, ये उसको बिलीव करने पे कि बिलीव कर लेता है वो कि नहीं, ये कंपनी जो है वो डोमेन नहीं है, वो इनएक्टिव नहीं है, उसके काम चल रहा है, तो वो एक्टिव का स्टेटस उसको दे देगी। हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे करके कंपनी जो है अगर एक्चुअली बीन फंक्शनिंग, देन द रजिस्ट्रार हैज़ टू रिमूव द नेम ऑफ सच कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर फ्रॉम डोमेन कंपनी, और उसको क्या स्टेटस दे दिया जाएगा, एक्टिव कंपनी का। आया समझ में? ये दोनों पॉइंट्स आई डोंट थिंक सो कि ये प्रोसीजर के नीचे लिखने चाहिए थे। इट हैज़ टू बी हाईलाइटेड बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट पॉइंट। लाइक द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, कब हम लोग ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जब हम लोगों को स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा डोमेन फ्रॉम ऑफ द स्टेटस ऑफ द डोमेन टू एक्टिव। अगर डोमेन कंपनी का स्टेटस ले लिया है, एक्टिव कंपनी दोबारा से कर दिया, कब? पहला क्या था? पहला ये था कि जब से उसने काम किया है ऐसा कि वो डोमेन कंपनी के क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करता है, तो तब से विद इन 7 days डायरेक्टर्स को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये किस लिए? ताकि हम लोगों को दोबारा से एक्टिव का स्टेटस दे दिया जाए। सेकेंड इज़, जब रजिस्ट्रार को ऐसा बिलीव होने लगता है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई कुछ काम हो रहा है, यहाँ पर कुछ फंक्शनिंग हो रही है यहाँ पर, और जिस फंक्शनिंग के हिसाब से उसको ऐसा बिलीव हो जाता है कि नहीं, यहाँ पर काम हो रहा है और इनको एक्टिव का ही स्टेटस देना चाहिए और डोमेन का नहीं देना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे और हम लोग उनको एक्टिव का स्टेटस दे देंगे। आई थिंक सो this is the last concept in this chapter. Oh wow, we have completed the chapter. That's how we end up with this chapter also. Now quickly recap whatever we have done till now. What we have done till now. अच्छा, कौन से चैप्टर का नाम क्या था? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? डोमेन कंपनी पढ़ रहे हैं हम लोग। डोमेन कंपनी पढ़ रहे थे। डोमेन कंपनी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डोमेन कंपनी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि डोमेन कंपनी क्या होती है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? डोमेन कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। डोमेन कंपनी वो होती है जो इनएक्टिव होती है। इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? जो 3 क्राइटेरियाज को कर रही होती है। बिजनेस ऑपरेशंस 2 वाले थे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर्स वाले, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में नहीं करते। कौन कौन से? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और लास्ट वाला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल करते। फिर क्या था? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन
इन चारों के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है। तो मतलब ये अगर इन चारों में से कोई भी काम हो रहा होगा लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, तो वो उसको इंक्लूड किया जाएगा इन एक्टिव कंपनी में। आया समझ में? एंड द नेक्स्ट वॉज ऑब्टेनिंग द डोमेंट स्टेटस। फिर हम लोगों ने पढ़ा लीगल फ्रेमवर्क। डोमेंट स्टेटस का क्या होता है, 5 साल तक कंसेक्यूटिव ईयर्स तक हम लोग अगर बने रहेंगे तो फिर हम लोग को बाद में क्या कर दिया जाए, 5 ईयर्स बाद स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रोसीजर टू ऑब्टेन द, फिर प्री रिक्विजिट क्या क्या कंडीशंस थी जो ऑब्टेन करने स्टेटस ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोमेन कंपनीज। फिर हम लोगों ने पढ़ा बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस क्या होते हैं, फिर क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट करना पड़ता है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हम लोगों को अच्छा हम लोग अभी पढ़ रहे थे एक्टिव फ्रॉम डोमेन, अब एक्टिव टू डोमेन, अब हम पढ़ेंगे डोमेन टू एक्टिव। अब एक्टिव टू डोमेन कर दिया, अब डोमेन टू एक्टिव भी तो बनाओगे ना, कि ऐसे बने रहोगे, नहीं तो बने रहोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा ऑब्वियसली। और लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा, वो जो कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट था जो नहीं आ रहा था, वो ये था कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज इन केसेस में डोमेन कंपनी का स्टेटस ले लिया है तो एक्टिव स्टेटस लेना पड़ जाएगा। ठीक है, I think so that's how we end up with this chapter, and I think so you all are clear with all of the concept. We have already revised all of this short chapter which is constituting of good marks in the exams. Actually the part C is whole very important because it is going to make us pass obviously. We'll continue the next chapter in the next video. Thank you for watching.